हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर हम ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था की चर्चा करने वाले हैं, जो कि यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर आपको जमींदारी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था देखने को मिलेगी। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये तीन व्यवस्थाएं इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए, जमींदारी व्यवस्था, इजारेदारी प्रथा यानी कि फार्मिंग सिस्टम किसने आरंभ किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। कब किया था? तो 1772 में इजारेदारी प्रथा लागू हुई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो पंचवर्षीय बंदोबस्त बंगाल में वॉरेन हेस्टिंग्स ने लागू किया था 1772 में। किसे अस्थाई बंदोबस्त के जनक के रूप में जाना जाता है? तो फिलिप फ्रांसिस को जाना जाता है। किसको? फिलिप फ्रांसिस को। फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल रहे थे कौन? फिलिप फ्रांसिस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था कब लागू की थी? तो 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी कॉर्नवालिस ने। किसके शासनकाल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था और जनक कौन है? फिलिप फ्रांसिस हैं। ठीक, अस्थाई बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट कब लागू किया गया था? तो 22 मार्च को 1793 में। अस्थाई बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट 22 मार्च 1793 ईस्वी को लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त में किसके साथ समझौता किया गया था? तो जमींदारों के साथ समझौता किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त के अन्य नाम क्या थे? तो इसको जो है इस्मत रारी, जागीर दारी, माल गुजारी और बिस्वेदारी, ये जो है इन नामों से भी जाना जाता था अस्थाई बंदोबस्त को। ठीक, चिरस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका क्या कारण था? तो जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू राजस्व प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी और इसका मुख्य कारण जो था जमींदारों का भू क्षेत्र निर्धारित न होना। सूर्यास्त कानून से क्या अभिप्राय था? तो अस्थाई बंदोबस्त के अनुसार अगर लगान एक निश्चित दिन सूर्यास्त तक जमा नहीं हुआ तो जमींदार की नीलामी की जा सकती थी। यही था सूर्यास्त कानून। ठीक है, जो कि 1794 में आया था। अगला प्रश्न है कि किसने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल वनचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तित हो गया है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शिकायत की थी। ठीक है, अगला जो है व्यवस्था है रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सी? रैयतवाड़ी व्यवस्था है। और यह कैसी व्यवस्था है? तो देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध थे। तो कौन? अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो, ये दोनों जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित थे। ठीक, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंध थे? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंध थे। किनका? तो सर टॉमस मुनरो का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कि ब्रिटिश शासित भारत में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह कहाँ प्रचलित थी? तो पश्चिमी भारत तथा दक्षिणी भारत में जो है रैयतवाड़ी प्रथा प्रचलित थी। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। कहाँ पर? मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, तो उसको रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही तथ्य क्या है? तो किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार रैयत को पट्टे पर भूमि देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। किसमें? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में। अब यहाँ पर हमारी जो व्यवस्था आती है महालवाड़ी व्यवस्था। कौन सी? तो महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक,
तो भारत में ताल्लुकदारी यानी कि महालवाड़ी पद्धति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हार्ट मैकेंजी को। किसको? हार्ट मैकेंजी को जो है ताल्लुकवादी, ठीक है, ताल्लुकदारी या फिर महालवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है। और यह जो है 1819 से 1822 में लागू हुई थी महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, महालवाड़ी बंदोबस्त के बारे में सत्य कथन क्या है? तो यह पंजाब के बड़े हिस्से, संयुक्त प्रांत एवं मध्य प्रांत के अधिकांश भाग में लागू किया गया था। जो महालवाड़ी व्यवस्था है भूमि ग्राम समुदाय के साथ संयुक्त रूप से संबंधित थी, जिसे तकनीकी रूप से सह हिस्सेदारी यानी कि कोशेयर्स का ढांचा कहा जाता था। ठीक, अगला प्रश्न है कि ताल्लुकेदारी व्यवस्था का संबंध जो है किससे से था? तो अवध से था। किससे? अवध से था ताल्लुकेदारी व्यवस्था का संबंध। दक्षिण भारत में सिंचाई का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को जो है सिंचाई का अग्रदूत माना जाता है। ठीक, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1839 में जो है असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब परिभाषित किया गया था? तो 1885 में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1900 में जो है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया था। कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था? तो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण था। ब्रिटिश काल में कृषि भूमि का स्वामित्व किसके पास था? तो व्यक्तिगत कृषक, जमींदार तथा ग्राम सेवक या ग्राम समुदाय के पास था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ था? तो अंग्रेजों का समर्थन करने वाले कुलीन तंत्र का जो है निर्माण हुआ था बंगाल में स्थायी बंदोबस्त से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने उत्तर भारत में व्याप्त अनिश्चित भू संपत्ति की स्थितियों के बारे में यह लिखा कि इस क्षेत्र की भूधारक संपत्ति एक अत्यंत व्यापक एवं दुखद क्रांति से ग्रस्त हो चुकी है? तो हार्ट मैकेंजी ने लिखा था। औद्योगिकरण के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो यह प्रक्रिया जो है 1813 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में किन दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए थे? तो जुलाहों पर। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो रमेश चंद्र दत्त। कौन? रमेश चंद्र दत्त जो है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं। ठीक, ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता किसे कहा जाता है? तो मार्टिन बर्ड को जो है ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता कहा जाता है, मार्टिन बर्ड को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में धन निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से जो है स्वीकार किया था? तो जो है कलकत्ता अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में धन निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था 1896 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, भूमि व्यवस्था एवं उनके प्रवर्तक। तो भूमि व्यवस्था में इजारेदारी व्यवस्था, ठीक है, यह इसके प्रवर्तक वॉरेन हेस्टिंग्स हैं। अस्थाई बंदोबस्त के लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। ठीक, रैयतवाड़ी व्यवस्था के टॉमस मुनरो हैं। महालवाड़ी व्यवस्था के लॉर्ड मैकेंजी हैं। बम्बई रैयतवाड़ी के एल्फिंस्टन हैं। बनारस का स्थायी बंदोबस्त जो है जोनाथन डंकन के द्वारा, ठीक है, शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन थे? तो भारत में उपनिवेशवाद के जो आर्थिक आलोचक थे दादा भाई नौरोजी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे और आर.सी. दत्त थे। ठीक है, आर्थिक आलोचक थे उपनिवेशवाद के। ठीक है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो आर्थिक दोहन के सिद्धांत को जो है दादा भाई नौरोजी ने जो है प्रतिपादित किया था। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, इकोनॉमिक ड्रेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है
कि पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी जी हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। उन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो उदारवादी दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था दादा भाई नौरोजी ने, और यह ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी? तो उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ठीक, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा क्या है? तो चलिए देखते हैं। सही परिभाषा जो है दादा भाई नौरोजी ने क्या दिया था अपवाह सिद्धांत पर? तो ध्यान दीजिए कि भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। ठीक, कौन दादा भाई नौरोजी के अपवाह सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? तो सर सैयद अहमद खान। ठीक, कौन लोग दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास करते थे? तो बाल गंगाधर तिलक, RC दत्त और MG रानाडे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स ने। ठीक, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? तो धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्तियों में निवेश को तरजीह दिया जाना। ठीक, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति का दोहन महत्वपूर्ण अंग था। कौन सी निधियां होम चार्जेस की संगठक थीं? तो लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा पूंजी निवेश किसने किया था? ठीक है, किसमें किया गया था? तो रेलवे में, बैंकिंग में, बीमा में और नौ परिवहन में जो है सबसे अधिक पूंजी निवेश किया गया था भारत में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1853 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में कहाँ की गई थी? तो बम्बई में। ठीक, बम्बई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी 1853 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कावसजी नानाभाई द्वारा। ठीक है, बम्बई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी 1853 की स्थापना कासवजी नानाभाई के द्वारा की गई थी। औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो निर्यात अधिशेष था, जो कि 1760 से 1947 तक था। ठीक है, अगला प्रश्न है, शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि भारत में 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा लाए गए थे? तो यूरोपियों के द्वारा लाए गए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य वस्तुएं यानी स्टेपल कमोडिटीज क्या थी? तो कपास थी, रेशम थे, शोरा थे और अफीम थी। ठीक, 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण जो है क्या थे? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1880 ईस्वी में अकाल नीति पर नियुक्त आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो रिचर्ड स्ट्रेची ने की थी। किसने? रिचर्ड स्ट्रेची ने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो जो बिहार था। 1916 ईस्वी में भारतीय उद्योग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो TH हॉलैंड के द्वारा 1916 में भारतीय उद्योग आयोग का गठन किया गया था। अगला आखिरी प्रश्न है, 1918 ईस्वी में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, तो यह जो है हमारा अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई विभिन्न व्यवस्थाएं थी। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।